यानी संघर्ष विराम संघर्ष, ये गांधी की नीति थी और इस नीति पे भी आज भी वैश्विक व्यवस्थाएं चल रही हैं। लगातार संघर्ष कभी भी हल नहीं हो सकता और गांधी का स्पष्ट मानना था कि हिंसा के बदले अगर आप हिंसा करेंगे तो हिंसा ही उपजेगी। भारत सचिव कहां से आया? तो भारत सचिव 1857 की क्रांति होने के बाद जब 1858 का एक्ट आया था, उसमें भारत सचिव का एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया था। बबूल के पेड़ लगाए इसने और उसके कांटे को झेला कैनिंग ने। यही कहा जाता है कई बार कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे। हम सभी जानते हैं कि वीडियो री एग्जाम जून लास्ट में होने वाला है और इसके तहत एग्जाम 30 मॉक टेस्ट की एक सीरीज लेकर के आया हुआ है, जिसमें लगातार हम मॉक टेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट की देख रहे हैं। आज ये मॉक टेस्ट 5 है जो मॉडर्न हिस्ट्री पर आधारित है और वीडियो री एग्जाम 2023 के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो इस ईयर्स होने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जामिनेशन हो या फिर एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम हो या फिर यूपी एसआई की भी वैकेंसी आने वाली है अगेन, उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यूपी पीसीएस के लिए भी हम इस क्वेश्चन में जो डिस्कशन करेंगे वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो मैं रहबर नवाज आपके इस वीडियो में आज के इस मॉक टेस्ट को डील करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है 1000 रुपए के लिए 1000 रुपए के लिए नहीं, आपकी सफलता के लिए है। पहला प्रश्न है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? ये गवर्नर जनरल का शासनकाल पूछ रहा है, क्योंकि आपको सभी गवर्नर जनरल का अध्ययन नहीं करना है, आपको उन महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स वायसराय को याद करना है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद करना है जो भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थाओं पे प्रभाव डालते हैं, जो उनके कृषि अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालते हैं, जो उनके औद्योगिकरण पे प्रभाव डालते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम पे प्रभाव डालते हैं। ऐसे गवर्नर जनरल्स और वायसराय का कार्य आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी। सही ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के वक्त में भारत के गवर्नर जनरल बने, पहले गवर्नर जनरल बने और ये बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल थे। यानी 1833 का जब एक्ट पारित हुआ ब्रिटिश संसद से, तो उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का नाम भारत के गवर्नर जनरल के पद के नाम में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये आखिरी बंगाल के गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान मैकाले मिनट आया था 1835 में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में यह शिक्षा आयोग था जिसने इस बात का प्रोविजन किया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास किया जाए और इसी ने अधोनिस्पंदन सिद्धांत की व्याख्या दी और इसने कहा कि हमें सभी भारतीयों को शिक्षित नहीं करना है, हमें सीमित भारतीयों को शिक्षित करना है और वो अन्य भारतीयों को शिक्षित करेंगे। साथ ही साथ इसमें यह भी बात अवधारणा देखने को मिली कि ये अंग्रेज चाहते हैं कि भारतीय अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने साहित्य और अपनी विद्या पे गर्व महसूस ना करके अपमानित महसूस करें और पश्चिमी शिक्षा और साहित्य को इनके दिमाग में इतना भर दिया जाए कि ये देखने में तो भारतीय हो लेकिन पढ़े लिखे और दिमाग से अंग्रेज बने, ताकि ये अंग्रेजी सत्ता को और ब्रिटिश कॉलोनियल एरा को और लंबे समय तक बढ़ावा देने में सहायक हो सके। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के जमाने में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन हुआ, जिसे मैकाले मिनट के नाम से भी जाना जाता है। मैकाले मिनट के नाम से भी जाना जाता है 1835। इसी ने अंग्रेजी शिक्षा का विकास प्रारंभ किया। फिर हम देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग की बात। यह भी काफी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल रहे हैं भारत में। लॉर्ड हार्डिंग ने ही नरबलि प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया था। लॉर्ड मिंटो को देखिए, लॉर्ड मिंटो को हम जानते हैं किसके बारे में, 1905
में जब मुसलमानों का एक दल मिलने के लिए इनसे जाता है, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो ने ही की, और फिर 1909 का जो एक्ट आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, इस डलहौजी को कौन नहीं जानता, इस डलहौजी का शासन काल ही रहा जिसने बबूल के पेड़ लगाए इसने और उसके कांटों को झेला कैनिंग ने। यही कहा जाता है कई बार कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो घुन जो पिसा वो लॉर्ड कैनिंग था और गेहूं वाला काम किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ कोलैप्स, हड़प की नीति लेकर के आया, जिसके तहत जिसका कोई पुत्र नहीं है वो दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता है, और उसका राजपाट अब दत्तक पुत्र को न दे करके स्वयं ब्रिटिश सत्ता में हस्तांतरित मान लिया जाएगा। और इस तरह क्या हुआ कि धीरे धीरे भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर जो प्रहार 1813 से प्रारंभ हुआ था, वो 1854 आते आते अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच गया। तो अधजल गगरी भी छलकत जाए और पाप का घड़ा भी जब भरता है तो वो छलक पड़ता है। तो कहानी यही हुई थी कि 1854 में जब कोलैप्स की नीति 1854 में लॉर्ड डलहौजी के आने के बाद जब कोलैप्स की नीति ले आई गई और 1856 में अवध को जबरदस्ती अवैध शासन का आरोप लगा करके हड़प लिया गया, तो उस वक्त सैनिकों में सर्वाधिक संख्या जो थी ब्रिटिश सैनिकों में, वो अवध के लोगों की थी, और अवध के लोग अपने नवाब वाजिद अली शाह से बड़ी मोहब्बत करते थे, और इस वजह से उन्होंने अपने आत्मसम्मान पे इसका ठेस समझा। अवध को अधिग्रहित करने का मामला काफी तूल पकड़ा, और फिर तत्कालीन कारण हम कारतूस के मुद्दे को जानते हैं, जिसको लेकर के सिपाही विद्रोह स्टार्ट हो गया था इसी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कुछ महत्वपूर्ण कार्य ये भी हैं इसके, इसने पहली रेल व्यवस्था मुंबई से ठाणे प्रारंभ की थी। ठीक है, फिर इसी के जमाने में डाक व्यवस्था और तार व्यवस्था भी प्रारंभ हुआ। तो देखिए, क्वेश्चन एक है लेकिन अनेक प्रश्न को आप यहां समझ रहे हैं और जान रहे हैं। किसके सतत प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? प्रथम महिला विश्वविद्यालय, ये बहुत ही महान व्यक्तित्व थे महाराष्ट्र के, जिन्होंने महिलाओं के शिक्षा के लिए काफी अथक प्रयास किया, और इन्होंने इस बात को लोगों तक पहुंचाया कि महिलाएं शिक्षा से वंचित नहीं रहनी चाहिए। कल को ये भारत की आधी आबादी होने वाली होंगी, अगर इनको शिक्षा से वंचित रखा गया तो शायद हम भारत को एक बेहतर भारत की शक्ल में न देख पाएं। इसलिए बंबई में सर्वप्रथम जो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है वो D.K. कर्वे साहब ने की है। तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट, सैडलर आयोग किससे संबंधित था? क्या न्यायपालिका से था, राजस्व प्रशासन से था, शिक्षा से था, पुलिस प्रशासन से था? तो सैडलर आयोग की जब बात आती है तो हम 1917 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड का शासनकाल है, और लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय, जो कि 1856 के बाद एस्टैब्लिश किया गया था, उस के रख रखाव और वहां की शिक्षा व्यवस्था का जांच करने के लिए जिस आयोग का गठन किया था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने किया था, और लॉर्ड सैडलर की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग का नाम सैडलर आयोग पड़ा। तो ये शिक्षा से संबंधित आयोग था। ठीक है, शिक्षा से संबंधित जो एक प्रक्रिया है, अगर क्रमशः आपसे पूछ ले ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्रमशः शिक्षा को लेकर के क्या किया गया, तो सबसे पहले 1813 एक्ट में 1 लाख देने की प्रोविजन की गई शिक्षा के लिए। फिर उसके बाद 1835 में मैकाले मिनट बना। 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हंटर कमीशन का गठन किया गया। फिर उससे पहले एक और आयोग है 1854 में जिसका गठन हुआ है,
वुड डिस्पैच ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में एस्टैब्लिश किया गया। वुड डिस्पैच के ही रिकमेंडेशन पे मद्रास, कलकत्ता और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसी ने महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात की गई, तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की इसने, वुड डिस्पैच ने। तो वुड डिस्पैच को ही भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो वुड डिस्पैच को कहते हैं। तो इसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फिर इसके बाद 1917 में इस सैडलर आयोग की स्थापना होती है, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है। फिर इसके बाद 1937 में वर्धा कमीशन का गठन किया जाता है। वर्धा कमीशन, ये महात्मा गांधी के रिकमेंडेशन पे बात की गई थी कि महात्मा गांधी कैसी शिक्षा चाहते हैं। तो महात्मा गांधी की शिक्षा वो हस्तशिल्प के साथ, हुनर सीखने के साथ शिक्षा ग्रहण करने की बात करते हैं। यानी सिर्फ व्यक्ति शिक्षा ग्रहण ही ना करे, अपितु उसके हाथ में कोई हुनर भी होना चाहिए, कोई हस्तशिल्प कला भी उसे आनी चाहिए, और प्रत्येक नागरिक को 7 वर्ष की निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो ये वर्धा कमीशन हमको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद 1944 में 1944 में फिर इसके बाद क्या किया जाता है, सार्जेंट आयोग की स्थापना की जाती है। किसकी? सार्जेंट आयोग। और इस वक्त कौन है वायसराय? सार्जेंट आयोग, सार्जेंट आयोग की स्थापना होती है शिक्षा पे। और इस वक्त वायसराय है लॉर्ड वेवेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? बताइए। प्रश्न है कि निम्न में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना, अभिज्ञान शाकुंतलम है ये, अभिज्ञान शाकुंतलम, सही कर लीजिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये ऐसी रचना है, ये पहली भारतीय रचना है जिसका किसी यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। ये भी प्रश्न बन सकता है कि भारत की पहली पुस्तक जिसका किसी यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया वो कौन है? तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसको 1789 में सर विलियम जोन्स ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां स्थापित किया था? प्रथम मदरसा बताइए। प्रथम मदरसा की स्थापना हुई थी कोलकाता में। ठीक है, प्रथम मदरसा की स्थापना कोलकाता में की गई थी। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वॉज रिलेटेड टू, कौन सा उस वक्त गवर्नर जनरल था? उस वक्त गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल मिलता है 1813 से 1823 तक। ये 10 सालों तक रहा। और प्रश्न आता है एक और कि भारत में सर्वाधिक काल तक कौन सा गवर्नर जनरल शासन किया? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था 1813 से 1823 तक। ये सर्वाधिक लंबा काल रहा है इनका भारत में। ठीक है, तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग। सर जॉन शोर ये कॉर्नवालिस की सहायता करता है, किसमें? स्थायी बंदोबस्त में। वेलेस्ली सहायक संधि लाने वाले गवर्नर जनरल हैं, सहायक संधि, जिसमें कहा जाता है कि हम भारतीय राजाओं की सहायता करेंगे, उनके लिए सिपाही रखेंगे, उनके भारतीय मामलों में तो हस्तक्षेप करेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बस आप सैनिकों को खिला पिला दीजिएगा। लेकिन इसी का बड़ा रूप हमको क्या देखने को मिला? लॉर्ड डलहौजी के कोलैप्स की नीति। उसने धीरे धीरे राजाओं के सत्ता पे प्रभाव काबिज किया और उनके सत्ता को अधिग्रहित कर लिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जनक, कॉर्नवालिस। पुलिस सेवा को आगे बढ़ाने वाला कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में न्यायपालिका को आगे बढ़ाने वाला कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगर जनक की बात आएगी न्यायपालिका की तो ये किया था वॉरेन हेस्टिंग ने, लेकिन अगर सिविल सेवा की बात आएगी तो कॉर्नवालिस ने किया था। कॉर्नवालिस ने ही 1793 में कॉर्नवालिस कोड की स्थापना की गई थी और कॉर्नवालिस ने सीधा कहा था, मुझे मेरे शासनकाल को अगर जानना और पहचानना है तो 1793 का जो
कॉर्नवालिस कोड आया है उसके तहत इसको पहचाना जाए। ठीक है, कॉर्नवालिस ही है जो स्थायी बंदोबस्त लेकर के आता है। स्थायी बंदोबस्त क्या है? यानी किसानों से मालगुजारी टैक्स वसूलने का कर निर्धारण कर दिया गया था कि जमींदारों को कर वसूलना है और लगभग अत्यधिक रूप से लगभग 90 से ज्यादा प्रतिशत अंग्रेजों को दे देना है और लगभग 10% जमींदार अपने पास रख सकते हैं। इसके अलग अलग डिबेट भी हैं, क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ, वो कभी और देखेंगे। अगला है प्रश्न है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? सर्वप्रथम बात आए कि ये नारा कब दिया गया था, तो 1942 में ग्वालियर टैंक बंबई के मैदान में जब मौलाना आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का सेशन हुआ, वर्धा सेशन हुआ, तो उस वक्त क्या हुआ कि करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया, क्योंकि क्रिप्स मिशन इससे पहले आया था और क्रिप्स मिशन के द्वारा बताए गए प्रावधानों का क्या किया गया, भारत में तगड़ा विरोध हुआ और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने प्रारंभ कर दिया। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया। वो गांधी जो 1917 में चंपारण से लेकर के 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह तक अहिंसा की बात करता है, वही गांधी 1942 आते आते हिंसक नारा देते हैं करो या मरो। इसका प्रमाण यह है कि हिंसा वहीं तक सही जा सकती है जहां तक आंतरिक चेतना सहने की इजाजत दे। यदि आपकी मनःस्थिति ये कह रही है कि अब अत्याचार हो रहा है ना कि उत्पीड़न, उत्पीड़न और अत्याचार में फर्क इतना है कि उत्पीड़न कुछ समय के लिए हो सकता है, अत्यधिक समय के लिए नहीं हो सकता है, और अत्याचार लगातार किया जाता है और ये लगातार बढ़ता जाता है, और अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो अत्याचार सहने वाला भी अपराधी बन जाता है। तो गांधी 1917 से लेकर के 40 तक अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन जब अंग्रेजों की प्रताड़ना अत्याचार में परिवर्तित हो चुकी होती है तो गांधी करो और मरो का नारा देते हैं। और वो कभी भी संघर्ष के साथ संघर्ष करने के पक्षधर नहीं है, संघर्ष विराम संघर्ष को मानने वाले हैं। वो 1917 से लेकर के 1919 के रॉलेट एक्ट का जमाना अगर देख लिया जाए तो उसके उपरांत प्रत्येक एक आंदोलन में उन्होंने विराम अवस्था को देखा है। 1920 का असहयोग आंदोलन हो, फिर उसके बाद 1920 से लेकर के 1930 तक विराम का काल, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर 40 साल तक फिर 10 साल तक 1940 तक विराम की अवस्था, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर उसके बाद 2 साल की विराम की अवस्था, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। यानी संघर्ष विराम संघर्ष, ये गांधी की नीति थी और इस नीति पे भी आज भी वैश्विक व्यवस्थाएं चल रही हैं। लगातार संघर्ष कभी भी हल नहीं हो सकता और गांधी का स्पष्ट मानना था कि हिंसा के बदले अगर आप हिंसा करेंगे तो हिंसा ही उपजेगी। बताइए, रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, यूक्रेन ने रशिया पे हमला किया, हिंसा के बदले हिंसा निवारण है? नहीं। इसलिए अगर प्रश्न उठता है कि क्या गांधी की बातें, गांधी की बताई गई उपलब्धियां और गांधी के दिए गए संदेश क्या वर्तमान विश्व और भारत में प्रासंगिक हैं, तो आप पहला उदाहरण जो दे सकते हैं उसमें पहला उदाहरण दे सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे रसिया और यूक्रेन के वार का। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि आज भी भारत में उठती सांप्रदायिक बातें, सांप्रदायिक वक्तव्यां ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती हैं कि बिना धर्म और जाति का नाम लिए, बिना किसी पद की चाह रखे हुए भी व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पे काबिज भी हो सकता है, राष्ट्रपिता भी कहला सकता है और पूरी दुनिया के लिए एक अलग संदेश भी छोड़ सकता है। गांधी कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं और हमेशा रहेंगे। गांधी ने कराची अधिवेशन 1931 में कह दिया था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता, वो आज भी जीवित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? ऑप्शन ए है बंबई, सूरत, सूतानाती, मद्रास। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ऑप्शन ए बी सी डी है, कौन सा सही है? सूरत। ठीक है। सूतानाती क्या है? ये बड़ी फेमस जगह है
जिसको आप सुनेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। सूतानाती वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसके आसपास के गांवों को एकत्रित करके एक शहर में परिवर्तित किया गया। वही शहर जो ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था के दौरान सर्वप्रथम विकसित की गई, वही शहर जिसकी गलियों पे आज भी ट्राम गुजरता है, वही शहर जो विधानसभा राइटर बिल्डिंग्स के नाम से जानी जाती है, वही शहर जिसकी स्थापना लॉर्ड चारनॉक ने किया था, कलकत्ता शहर। कलकत्ता शहर इसी सूतानाती गांव के बेस पर स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी यानी स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? अभी पिछले प्रश्न में आपने देखा था, मैंने डिस्कशन किया था स्थायी बंदोबस्त के बारे में। कौन है बताइए? विलियम बेंटिक हैं, कर्जन हैं, डलहौजी हैं या कॉर्नवालिस हैं? ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस के जमाने में क्या हुआ? स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ हुआ, जिसमें मालगुजारी की टैक्स की एक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें जमींदारों को मीडिएटर बनाया गया और वो किसानों से टैक्स वसूलते थे और ये टैक्स की दर निर्धारित कर दी गई थी कि उतनी ही मात्रा में अंग्रेजों को टैक्स देना है। लेकिन जब कभी जमींदार उससे ज्यादा टैक्स वसूल लेते तो वो अपने पास रख लेते। धीरे धीरे इसका एक अलग रूप देखने को मिला और फिर स्थायी बंदोबस्त बंद कर दिया गया। कई सारे बंदोबस्त आपको देखने को मिलेंगे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त देखने को मिलेगा, महालवाड़ी देखने को मिलेगा। रैयतवाड़ी हेक्टर मुनरो ने किया था और महालवाड़ी मैकेंजे ने किया था। विलियम बेंटिक किस लिए जाने जाते हैं? अभी आपने पढ़ा, इन्हीं के शासनकाल में 1823 का एक्ट आया। इन्हीं के शासनकाल में स्लीमैन ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। इन्हीं के शासनकाल में मैकाले मिनट आया था। इन्हीं के शासनकाल में ब्रिटिश सत्ता ने डिसाइड कर दिया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार नहीं होगा। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार नहीं होगा। अब अन्य कंपनियां भी भारत में आकर के व्यापार कर सकती हैं। इसने ईसाई मशीनरियों को फ्री अवस्था में भारत में आके रहने, धर्म प्रचार करने की व्यवस्था को और बढ़ा दिया था। लॉर्ड कर्जन का जमाना, 1905 विश्वविद्यालय अधिनियम, पुलिस अधिनियम, कारखाना को और इस्टेब्लिश करने की बात, बंगाल को विभाजित करने की बात, स्वदेशी आंदोलन इनके जमाने में हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना इनके शासनकाल में हुई। लॉर्ड डलहौजी को अभी डिस्कस ही किया हम लोगों ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह किसने कहा था इस समय जब मध्यरात्रि हो रही है, जब संसार सो रहा है, तब भारत जीवंत तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? ये 12:01 पर 15 अगस्त की रात को बोला गया वक्तव्य है। 1947 में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है। वो क्या है? मार्ले मिंटो है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है, रेगुलेटिंग एक्ट है या ईस्ट इंडिया एक्ट है? तो ये हो जाएगा आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, क्योंकि उस वक्त लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस वक्त भारत के वायसराय गवर्नर जनरल थे और मॉन्टेग्यू क्या था? मॉन्टेग्यू भारत सचिव था। भारत सचिव कहां से आया? तो भारत सचिव 1857 की क्रांति होने के बाद जब 1858 का एक्ट आया था, उसमें भारत सचिव का एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार किसको कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं 1909 के एक्ट को, जिसमें मिंटो उस वक्त वायसराय गवर्नर जनरल थे और मार्ले भारत सचिव थे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, ये फैक्ट पसंद आ रहे होंगे।
वीडियो एग्जामिनेशन बहुत जल्द होने वाला है, आपके सामने है। तो उन सभी अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामनाएं जो एग्जाम देने जा रहे हैं। एग्जाम 30 लगातार आपके लिए प्रयास कर रहा है। मैं स्वयं लगातार वॉच कर रहा हूं कि कितना हो सके जो आपके लिए अलग अलग मटेरियल्स पे मैं बात कर सकूं, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकूं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कि आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने से पहले अपने दिमाग में एग्जाम दें, अपने घर में एग्जाम दें। ये अवस्था ही, ये प्रैक्टिस ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर बनाती है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कोई आदमी परफेक्ट बन ही नहीं सकता। लगातार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, इसलिए मॉक टेस्ट ही आपको बेहतर बना सकता है। देखते रहिए एग्जाम 30। अन्य अभ्यर्थियों तक भी हमारा प्रयास पहुंचाइए। थैंक्स अ लॉट।